मोशन को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। अगर हम मोशन को नहीं समझेंगे तो हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं या प्लैनेट सूरज के चारों ओर कैसे घूमते हैं। मोशन हर जगह है। ये पहिए के घूमने में है, पेंडुलम के झूलने में है और नदियों के बहने में है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक्सेलरेशन हमें बताती है कि समय के साथ वेलोसिटी कैसे बदलती है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करेंगे। ये इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि मेडिसिन जैसे फील्ड्स में भी बहुत ज़रूरी है। ज़रा कार चलाने के बारे में सोचो। अगर आपको अपनी स्पीड और डायरेक्शन पता है तो आप अपना रूट प्लान कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको कितनी जल्दी रुकना है तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इसलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इतने इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें मोशन पर कंट्रोल देते हैं। इस एसे में हम मोशन और फोर्सेस के बेसिक्स एक्सप्लोर करेंगे। हम अर्ली थ्योरीज से शुरू करेंगे और ज़्यादा मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। आखिर तक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि मोशन कैसे काम करता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एरिस्टोटल एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। उनका मानना था कि ऑब्जेक्ट्स को मूव करते रहने के लिए कंटिन्यूअसली फोर्स की ज़रूरत होती है। उस समय लोगों को ये बात सही लगती थी। आखिरकार अगर आप किसी गाड़ी को धक्का देना बंद कर देते हैं तो वो रुक जाती है। हालांकि ये आइडिया गलत था। इस वजह से कई सालों तक मोशन के बारे में गलतफहमियां बनी रहीं। गैलीलियो गैलीलेई, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, ने एरिस्टोटल की इस गलतफहमी को सुधारा। उन्होंने दिखाया कि ऑब्जेक्ट्स बिना किसी फोर्स के भी मूव करते रहते हैं। उन्हें बस रेजिस्टेंस की कमी की ज़रूरत होती है। गैलीलियो ने इसे प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन्स का यूज़ करके स्टडी किया कि जब फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं या हटा ली जाती हैं तो ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं। गैलीलियो की डिस्कवरीज ने मॉडर्न फिजिक्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। उन्होंने दिखाया कि किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव करते रहना है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसने एरिस्टोटल के बिलीफ को चैलेंज किया और न्यू थ्योरीज के लिए दरवाजे खोल दिए। एरिस्टोटल की गलतफहमी को सुधारकर गैलीलियो ने आइजैक न्यूटन के लिए रास्ता बनाया। न्यूटन ने बाद में मोशन के अपने फेमस लॉज बनाए। ये लॉज आज भी यूज़ किए जाते हैं, ये डिस्क्राइब करने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन्स के साथ गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स ग्राउंड ब्रेकिंग थे। उन्होंने इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को खोजा। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो अपने मोशन की स्टेट में होने वाले चेंजेस का रेजिस्ट करे। इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पर रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इमेजिन करो। ऊपर एक बॉल रखो और उसे नीचे लुढ़कने दो। गैलीलियो ने नोटिस किया कि बॉल एक फ्लैट सरफेस पर पहुंचने के बाद भी मूव करता रहेगा। बॉल सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से रुका। बिना फ्रिक्शन के ये हमेशा के लिए मूव करता रहेगा। ये इनर्शिया का एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था। इनर्शिया एक्सप्लेन करता है कि जब कोई कार अचानक रुकती है तो आपको झटका क्यों लगता है। इनर्शिया की वजह से आपका शरीर आगे की ओर मूव करते रहना चाहता है। सीट बेल्ट वो फोर्स प्रोवाइड करती है जो आपको रोकती है। इसलिए सीट बेल्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। ये इनर्शिया का काउंटरएक्ट करते हैं और आपको सेफ रखते हैं। इनर्शिया की गैलीलियो की खोज एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था। इससे साइंटिस्ट को ये समझने में मदद मिली कि ऑब्जेक्ट्स जिस तरह से मूव करते हैं वो क्यों करते हैं। इसने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का रास्ता भी साफ किया, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूटन के मोशन के पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि रेस्ट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा और मोशन में ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि मेज पर रखी बुक तब तक मूव नहीं करती जब तक आप उसे धक्का नहीं देते। बर्फ पर फिसलते हुए हॉकी पक के बारे में सोचो। पक एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। ये सिर्फ बर्फ और एयर रेजिस्टेंस के साथ फ्रिक्शन की वजह से स्लो होता है। अगर ये फोर्सेस ना होते तो पक अनिश्चित काल तक मूव करता रहता। ये एक्शन में न्यूटन का पहला नियम है। अब एक फ्लैट सड़क पर खड़ी कार के बारे में सोचो। कार अपने आप मूव नहीं करेगी। इसे मूव करने के लिए इंजन की पावर जैसी किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। एक बार जब ये मोशन में आ जाती है
तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई चीज़ इसे रोके नहीं, जैसे कि ब्रेक्स या सड़क के साथ फ्रिक्शन। न्यूटन का पहला नियम हमें ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल स्टेट को समझने में मदद करता है। ये दिखाता है कि मोशन के लिए कंटिन्यूअसली फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बजाय मोशन की स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्सेस की ज़रूरत होती है। ये लॉ ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को समझने के लिए फंडामेंटल है। सेक्शन 5, न्यूटन का मोशन का दूसरा नियम। न्यूटन का मोशन का दूसरा नियम फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में है। इसमें कहा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स उसके मास और उसके एक्सेलरेशन के बराबर होती है, F=ma। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, उसे एक्सेलरेट करने के लिए उतनी ही ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। एक हैवी बॉक्स को धक्का देने का इमेजिन करो। बॉक्स जितना हैवी होगा, उसे मूव करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा जोर लगाना होगा। अगर आप लाइटर बॉक्स पर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये ज्यादा जल्दी एक्सेलरेट करता है। यही वजह है कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स को मूव करना और रोकना ज्यादा मुश्किल होता है। एक कार के बारे में सोचो। एक छोटी कार सेम इंजन पावर वाली एक बड़ी ट्रक की तुलना में ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करती है। ट्रक का मास ज्यादा होता है, इसलिए उसे एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। व्हीकल्स को डिजाइन करने में इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि उनके पास एफिशिएंटली मूव करने के लिए पर्याप्त पावर हो। न्यूटन का दूसरा नियम ये भी एक्सप्लेन करता है कि ऑब्जेक्ट सेम रेट पर क्यों गिरते हैं। ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइड करती है और रिजल्टिंग एक्सेलरेशन 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड मास के बावजूद सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होती है। ये एक और आइडिया था जिसने पहले की मान्यताओं को चुनौती दी और मोशन के बारे में हमारी समझ को रिफाइन करने में मदद की। सेक्शन 6, न्यूटन का मोशन का तीसरा नियम। न्यूटन का मोशन का तीसरा नियम एक्शन और रिएक्शन के बारे में है। इसमें कहा गया है कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आती हैं। अगर आप किसी दीवार पर धक्का देते हैं, तो दीवार भी उतनी ही फोर्स से वापस धक्का देती है। अपने हाथों को आपस में दबाने का इमेजिन करो। आपको दोनों हाथों में सेम फोर्स महसूस होती है। ये काम करता हुआ न्यूटन का तीसरा नियम है। दोनों हाथ एक दूसरे पर इक्वली और ऑपोजिटली फोर्सेस लगाते हैं। ये लॉ सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट के लिए नहीं, बल्कि सभी इंटरैक्शंस पर लागू होता है। एक रॉकेट लॉन्च के बारे में सोचो। रॉकेट के इंजन्स फ्यूल बर्न करते हैं और नीचे की ओर गैसेस एक्सपेल करते हैं। ये एक्शन एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, जो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। इस रिएक्शन फोर्स के बिना रॉकेट जमीन से ऊपर नहीं उठ पाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम एक्सप्लेन करता है कि रॉकेट्स ग्रेविटी को कैसे पार करते हैं। मैकेनिक्स में इंटरैक्शंस को समझने के लिए ये लॉ बहुत ज़रूरी है। ये दिखाता है कि फोर्सेस म्यूचुअल होती हैं और आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। आपके द्वारा अप्लाई की जाने वाली हर फोर्स का एक काउंटर पार्ट होता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो फिजिकल वर्ल्ड में बैलेंस इंश्योर करता है। सेक्शन 7, मोमेंटम का संरक्षण। मोमेंटम का संरक्षण फिजिक्स का एक की प्रिंसिपल है। इसमें कहा गया है कि किसी क्लोज्ड सिस्टम का टोटल मोमेंटम तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ये प्रिंसिपल हमें कोलिजन्स और इंटरैक्शंस को समझने में मदद करता है। स्पेस में कोलाइड करते हुए दो ऑब्जेक्ट्स का इमेजिन करो। चूंकि वहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोलिजन से पहले और बाद में उनका टोटल मोमेंटम सेम रहता है। अगर एक ऑब्जेक्ट स्लो होता है, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट स्पीड अप होता है। स्पेस मिशंस और सैटेलाइट लॉन्चेस में इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। पूल खेलने के बारे में सोचो। जब क्यू बॉल किसी दूसरी बॉल से टकराती है, तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है। क्यू बॉल स्लो हो जाती है और दूसरी बॉल स्पीड अप हो जाती है। ये ट्रांसफर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन है। ये इंश्योर करता है कि सिस्टम में टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहे। ये प्रिंसिपल एवरीडे लाइफ पर भी लागू होता है। जब आप किसी बोट से नीचे कूदते हैं, तो बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। आपका मोमेंटम बोट में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे आपका और बोट का टोटल मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। इस प्रिंसिपल को समझने से हमें मोशन को प्रेडिक्ट और कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सेक्शन 8, किसी पार्टिकल की संतुलन अवस्था। संतुलन तब होता है जब किसी पार्टिकल पर लगने वाली सभी फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। इसका मतलब है कि पार्टिकल रेस्ट पर रहता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। संतुलन दो प्रकार का होता है,
स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक संतुलन तब होता है जब पार्टिकल रेस्ट पर होता है। डायनामिक संतुलन तब होता है जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। मेज पर रखी एक बुक का इमेजिन करो। इसे नीचे की ओर खींचने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इसे ऊपर की ओर धकेलने वाली मेज द्वारा बैलेंस की जाती है। ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, जिससे बुक रेस्ट पर रहती है। ये स्टैटिक संतुलन है। बुक पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती है, इसलिए ये मूव नहीं करती है। अब एक सीधी सड़क पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही कार के बारे में सोचो। इंजन से आने वाली फोर्स, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को बैलेंस करती है। इससे डायनामिक संतुलन बनता है। कार की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि नेट फोर्स 0 होती है। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में संतुलन बहुत जरूरी है। ब्रिजेस और बिल्डिंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स को स्टेबल रहने के लिए संतुलन में रहना चाहिए। सेफ्टी और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इंजीनियर्स फोर्सेस की कैलकुलेट करते हैं और उन्हें बैलेंस करते हैं। संतुलन को समझने से एक्सीडेंट्स और फेलियर्स को रोकने में मदद मिलती है। सेक्शन 9, मैकेनिक्स में कॉमन फोर्सेस। मैकेनिक्स में कई तरह की फोर्सेस शामिल होती हैं जो मोशन को प्रभावित करती हैं। 3 कॉमन फोर्सेस हैं: फ्रिक्शन, टेंशन और नॉर्मल फोर्स। ये फोर्सेस एवरीडे लाइफ और इंजीनियरिंग में क्रूशियल रोल्स प्ले करती हैं। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो 2 सरफेसेस के बीच मोशन का विरोध करती है। ये यूजफुल हो सकती है, जैसे कि जब ब्रेक्स कार को रोकते हैं। हालांकि ये वेयर और टियर का कारण भी बन सकती है। एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन इंप्रूव करने के लिए मशीन्स में फ्रिक्शन कम करना इंपॉर्टेंट है। टेंशन किसी स्ट्रेच्ड रस्सी या केबल में लगने वाली फोर्स है। ये रस्सी की लंबाई के साथ साथ एक्ट करती है, दोनों सिरों पर इक्वली खींचती है। रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज में ये फोर्स बहुत जरूरी है। क्लाइंबर्स को सेफ रखने के लिए रस्सी को टेंशन हैंडल करनी चाहिए। सस्पेंशन ब्रिजेस और एलिवेटर्स में भी टेंशन बहुत जरूरी है। नॉर्मल फोर्स किसी सरफेस द्वारा लगाई जाने वाली सपोर्ट फोर्स है। ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। उदाहरण के लिए, जब आप जमीन पर खड़े होते हैं तो जमीन आपके वेट के बराबर एक अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लगाती है। ये फोर्स आपको जमीन में धंसने से रोकती है। इन फोर्सेस को समझने से हमें मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलती है। ये एक्सप्लेन करती हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। सेफर और ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम्स डिज़ाइन करने के लिए इंजीनियर्स इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। सेक्शन 10, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स नामक एक फोर्स शामिल होती है जो सर्कल के सेंटर की ओर एक्ट करती है। ये फोर्स ऑब्जेक्ट को एक कर्व्ड पाथ में मूव कराती रहती है। इसके बिना ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। एक प्लैनेट का चक्कर लगाते हुए एक सैटेलाइट का इमेजिन करो। सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ये फोर्स सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखती है। अगर फोर्स गायब हो जाती है तो सैटेलाइट एक स्ट्रेट लाइन में स्पेस में चला जाएगा। एक कर्व्ड सड़क पर मुड़ रही कार के बारे में सोचो। टायर्स और सड़क के बीच का फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये फोर्स कार को कर्व्ड पाथ पर रखती है। अगर फ्रिक्शन बहुत कम है तो कार सड़क से स्किड हो सकती है। सर्कुलर मोशन एवरीडे लाइफ में कॉमन है। फेरिस व्हील्स, रोलर कोस्टर्स और स्पिनिंग टॉप्स सभी में सर्कुलर मोशन होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से हमें सेफर अम्यूजमेंट पार्क राइड्स और बेटर व्हीकल टायर्स डिजाइन करने में मदद मिलती है। सेक्शन 11, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना। मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फोर्सेस और मोशन को समझना जरूरी है। किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सभी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करके शुरुआत करें। इन फोर्सेस को विजुअलाइज करने के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फोर्सेस को मोशन से रिलेट करने वाले इक्वेशन सेटअप करने के लिए न्यूटन के लॉज का यूज करें। एक रैंप से नीचे फिसलते हुए एक बॉक्स के बारे में सोचें। ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन को आइडेंटिफाई करें। इन फोर्सेस को शो करता हुआ एक डायग्राम बनाएं। मोशन के इक्वेशंस लिखने के लिए न्यूटन के दूसरे नियम F = sin ma का यूज करें। बॉक्स के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का पता लगाने के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए उन्हें सिंपलर पार्ट्स में बांट लें। हर पार्ट को अलग अलग सॉल्व करें और रिजल्ट्स को कंबाइन करें। प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए मोमेंटम के संरक्षण और संतुलन जैसे प्रिंसिपल्स का यूज़ करें। अपने आंसर्स को चेक करें ताकि ये इंश्योर हो सके कि वे फिजिकली सही हैं। मोशन और फोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है।
ये हमें इंजीनियरिंग, फिजिक्स और एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। प्रैक्टिस के साथ आप इन प्रिंसिपल्स में महारत हासिल कर सकते हैं और उन्हें कई तरह की चुनौतियों पर अप्लाई कर सकते हैं।